जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम एक्सप्रेस प्रो में। तो दोस्तों आज ये हमारी हिंदी की क्लास होने जा रही है जिसमें टॉपिक होगा आज सरनाम। ठीक है, टॉपिक को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। सरनाम होता क्या है? सरनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सरनाम कहते हैं। ठीक है, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले, और संज्ञा क्या होती है मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। और आगे आगे मैं आपको बताते चलूंगा कि सरनाम होता क्या है, पूरी डिटेल में आपको दूंगा। ठीक है, दूसरा है सरनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है जिससे वाक्य की सुंदरता बढ़ती है। यानी कि सरनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। पुनरावृत्ति क्या होती है? यानी कि एक बार नाम आ गया, एक बार संज्ञा आ गई तो दूसरी बार संज्ञा ना आए। ठीक है, उसकी जगह सरनाम आ जाए। जैसे मैं कह देता हूं कि मोहन खेलते खेलते गिर गया और उसको चोट लग गई। ठीक है, अब मुझे आप बताइए कि इसमें संज्ञा क्या है। तो आप कहेंगे कि मोहन इसमें क्या हो गई? संज्ञा हो गई। मोहन खेलते खेलते गिर गया और उसको चोट लगी, उसको ये क्या है? ये है सरनाम। हमने यहाँ पे अगर हम लिख दे मोहन, ठीक है, एक बार को देख लेते हैं। अगर यहाँ पे मोहन लिख दे, मोहन खेलते खेलते गिर गया और मोहन को चोट लग गई। ठीक है, मोहन खेलते खेलते गिर गया और मोहन को चोट लग गई, तो यहाँ पर सेंस कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, अच्छा कैसा लगेगा? मोहन खेलते खेलते गिर गया और उसको चोट लग गई। ठीक है, यानी कि यहाँ पर संज्ञा की पुनरावृत्ति होनी थी लेकिन सरनाम लगा दिया, यानी कि पुनरावृत्ति को रोक दिया उसने। ठीक है, दूसरा क्या करता है, चलिए इसको साफ कर देता हूं मैं। यह बात आपके समझ में आ गई होगी दूसरी लाइन क्या कह रही है। अब देखते हैं तीसरी लाइन। तीसरा है सरनाम विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, विकारी शब्द क्या होता है? विकारी शब्द होता है यानी कि परिवर्तन, जिसमें परिवर्तन हो सकता है। विकार का अर्थ ही परिवर्तन होता है। ठीक है, लेकिन इसका लिंग निर्धारण क्रिया पद से किया जाता है, यानी कि जो बाद में क्रिया लगती है उससे हमें पता लगता है कि इसमें हमें लिंग का निर्धारण कैसे करना है, स्त्रीलिंग बनाना है, पुल्लिंग बनाना है। जैसे मैं कहूँ कि वह जाता है, ठीक है, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। आपको पता लग गया कि ये क्या है? ये है पुल्लिंग। ठीक है, यानी कि ये मेल की बात कर रहा है, वह की जगह वह स्कूल जाता है, तो ये पुल्लिंग हो गया। लेकिन मैंने इसको बना दिया, इसको जाति बना दिया, वह स्कूल जाती है, तो अब क्या हो गया? ये अब ये क्या हो गया? अब ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, यानी कि क्रियापद से हम लिंग का निर्धारण कर सकते हैं सर्वनाम में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इस बात को, क्रियापद से हम लिंग का निर्धारण कर सकते हैं सर्वनाम के। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल भी देके बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वनाम दो तरह के होते हैं। सर्वनाम दो तरह के होते हैं, एक मूल सर्वनाम होता है, एक यौगिक सर्वनाम होता है। ठीक है, मूल सर्वनाम क्या होता है, यौगिक सर्वनाम क्या होता है, आगे देखते हैं। मूल सर्वनाम होता है वह छोटे से छोटा सर्वनाम जिसमें कारक चिन्ह लगाकर, कारक चिन्ह क्या होते हैं वह मैं आपको जब कारक पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, जिसमें कारक चिन्ह लगाकर यौगिक सर्वनाम बनाया जाता है। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि, जैसे मैंने कह दिया कि आप क्या हो गया? आप हो गया मूल सर्वनाम, और आप को यानी कि को लगा दिया, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसमें मैंने क्या लगा दिया? इसमें मैंने आप में आप ने लगा दिया, को लगा दिया, से लगा दिया, के लिए लगा दिया, का लगा दिया, की लगा दिया, के लगा दिया, में लगा दिया, पर लगा दिया। ठीक है, तो ये सब कुछ होता है। मूल सर्वनाम क्या होगा? मूल सर्वनाम हो जाएगा ये आप। ठीक है, और ये क्या यौगिक सर्वनाम क्या हो जाएगा? यौगिक सर्वनाम ये हो जाएंगे जिसके पीछे कारक चिन्ह लगे हुए होंगे। ठीक है दोस्तों, आ गई बात समझ में। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप इंपॉर्टेंट लिख के चलना क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने भी बहुत बार देखा है एग्जाम में। मूल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है वो पूछ लेगा। मूल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है तो आप बताएंगे कि जी 11 होती है। जब वो पूछे मूल सर्वनाम,
ठीक है। अगर वह से पूछे कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं तो कितने प्रकार के होंगे, 6 प्रकार के हो जाएंगे। लेकिन अगर वो कहे कि मूल सर्वनाम की संख्या कितनी है तो आप बोलेंगे 11। 11 में कौन कौन से हैं, अगर आपको याद हो सकता है तो याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, क्या, कौन, जो, सो, ये 11 शब्द है जो क्या है, मूल सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, ये 11 होते हैं। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, मूल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। आप कभी 6 लिख के आ जाओ, ठीक है, कभी आप 6 पे टिक कर दो, उसमें ऑप्शन में 6 भी मिलेगा आपको, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, मैंने अभी आपको बताया। मूल सर्वनाम की संख्या 6 होती है और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। ठीक है, ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अपना पहला, जिसको बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला भेद देख लेते हैं। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के स्थान पर आते हैं। ठीक है, पुरुषों यानी कि स्त्री हो या महिला हो, ठीक है, दोनों के स्थान पर पुरुषवाचक सर्वनाम आ सकते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह। ठीक है, मैं इनसे किसी से भी कोई भी वाक्य जैसे बना के देख लो, वह स्कूल जाता है। ठीक है, यानी कि यह हो गया पुरुष का बोध करा रहा है। फिर मैंने कह दिया वह स्कूल जाती है। ठीक है, तो इससे हो गया स्त्री का बोध, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं वे स्त्री और पुरुषों का दोनों का बोध कराते हैं। उदाहरण के तौर पर आप लिख लीजिए, मैं, तुम, आप, यह, वह। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष कौन सा होता है, उत्तम पुरुष होता है, वो होता है वक्ता, यानी कि जो बात कर रहा है और जिससे बात कर रहा है, जो उसको सुन रहा है, वो होता है मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या है, वो है अन्य पुरुष। यानी कि जैसे मैं हूँ, मैं अपने दोस्त के पास में खड़ा हूँ तो मैं उसको किसी अपने तीसरे दोस्त के बारे में उसको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यानी कि ये जो मेरे पास में खड़ा है वो क्या हो गया, वो हो गया मध्यम पुरुष। मैं क्या हो गया, उत्तम पुरुष। और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या हो गया, वो हो गया आपका अन्य पुरुष। ठीक है, उदाहरण जैसे अभी मैंने उदाहरण लिखा है, इससे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको, ठीक है, मैंने क्या हो गया, मैंने हो गया उत्तम पुरुष, यानी कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपको, ठीक है, आपको यानी कि मध्यम पुरुष, ये मध्यम पुरुष की बात कर रहा है जिससे वो बातें कर रहा है। और जिसके बारे में बातें कर रहा है यानी कि वह नहीं आएगा। मैंने आपको कहा था कि वह नहीं आएगा, वह नहीं आएगा यानी कि तीसरे के बारे में बात कर रहा है, ये हो गया अन्य पुरुष। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए दूसरा देख लेते हैं, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा है, निज माने स्वयं का। ठीक है, निज माने स्वयं का, यानी कि जिसमें आप शब्द लगा होता है। ठीक है, जहां आप कर्ता के बारे में कुछ कहता है पर वह स्वयं कर्ता नहीं होता। ठीक है दोस्तों, इसमें आप लगा हुआ भी होगा और ऐसा भी हो सकता है कि वह स्वयं की बात ना कर रहा हो। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं, मैं यह काम अपने आप कर लूँगा, यानी कि इसमें क्या आया, इसमें आया अपने आप। ठीक है, अपने आप यानी कि निज काम, यानी कि अपने आप का काम खुद कर लूँगा। ठीक है, इसमें आया। दूसरा देख लेते हैं, आप कहाँ रहती हो, यानी कि आप, इसमें तो अब कर्ता अपने बारे में बात नहीं कर रहा। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे लिखा है। हो भी सकता है कि इसमें कर्ता अपने बारे में बात ना करे। ठीक है दोस्तों, अगर आप ये सब कुछ बुक से पढ़ने की कोशिश करते हो तो ये सब कुछ आपको समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, और हो भी सकता है आपको समझ में आ जाए, लेकिन मैं आपको फिर भी समझा रहा हूँ। आप कहाँ रहती हो, यानी कि इसने दूसरे के बारे में पूछ लिया आप कहाँ रहते हो, लेकिन इसमें आप शब्द लगा हुआ है तो ये भी निजवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। ठीक है, तीसरा है, मैंने खुद अपने लिए गड्ढा खोद लिया। मैंने खुद, अब आप कहेंगे कि इसमें तो आप शब्द लगा हुआ ही नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि मैंने खुद का मतलब ही अपने आप होता है। ठीक है, मैंने अपने आप के लिए गड्ढा खोद लिया, मैंने खुद अपने लिए गड्ढा खोद लिया, तो एक ही बात है। ठीक है, चलिए यह भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा है निश्चयवाचक। निश्चय यानी कि निश्चित हो जाना। ठीक है, निश्चित हमें कुछ चीज़ पता हो,
ठीक है, जैसे इसमें देख लेते हैं, पास या दूर की वस्तुओं का बोध होता है, यानी कि हमें बोध रहता है, हमें पता होता है कि वह चीज़ पास है या दूर है। ठीक है, जैसे यह अच्छा लड़का है, यह अच्छा लड़का है, तो यह से आपको क्या पता चल रहा है कि वो नज़दीक है या दूर है? तो आप कहेंगे यह का मतलब होता है कि वो पास में है। ठीक है, वह बुरा लड़का है, वह बुरा लड़का, वह से क्या पता चल रहा है? वैसे पता चल रहा है कि वो दूर है। ठीक है दोस्तों, और ये ऐसे ही इनके भी बहुवचन जो होंगे वो भी ऐसे ही हो जाएंगे, जैसे यह का बहुवचन हो जाएगा ये, ठीक है, वह का बहुवचन हो जाएगा वे। ठीक है, तो इनके लिए भी ये सब कुछ अप्लाई होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चौथा क्या कहता है? चौथा कहता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि आपको पता लग गया होगा कि इसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता। जैसे उदाहरण मैंने दिए हैं आपको, कुछ और कोई। ठीक है दोस्तों, इसको आपको समझना होगा कि ये दरवाजे पर कोई है, ये प्रश्नवाचक नहीं है। ठीक है, कोई शब्द प्रश्नवाचक नहीं है, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन ये दे देगा कि कोई प्रश्नवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है या क्या है, या फिर दे देगा कि निम्न में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, और अपनी कॉपी में इसको हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं उदाहरण। दरवाजे पर कोई है, ठीक है, कोई है, यानी कि हमें निश्चित नहीं है कि कोई कौन है कौन नहीं है, हमें नहीं पता है। जैसे मुझे कुछ दे दो, कुछ निश्चित तो नहीं है, कुछ दे दो, कितना देगा कितना नहीं देगा भी नहीं देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अपने अगले की तरफ। अगला टॉपिक है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें प्रश्न का बोध होता है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है इसमें प्रश्न का बोध होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए, यह कौन है। ठीक है, आपको पता चला यह कौन है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लग रहा है, तो इसमें आपको प्रश्न का पता चल रहा है कि उसने प्रश्न पूछा है यह कौन है। दूसरा क्या कहता है, वह क्या है, क्या है, यानी कि कौन और क्या। कौन हम यूज करेंगे सजीव के लिए, ठीक है, और क्या यूज करेंगे हम निर्जीव के लिए। ठीक है, सजीव निर्जीव आपको पता होगा, जिनमें प्राण होते हैं वो सजीव, जिनमें प्राण नहीं होते वो निर्जीव। ठीक है, यानी कि इसमें प्रश्न का बोध होगा आपको। कुछ नहीं है दोस्तों, सर्वनाम में कुछ नहीं है, केवल एक दो क्वेश्चन सर्वनाम से बनते हैं, वही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक यानी कि पारस्परिक संबंध का बोध होता है। ठीक है, जैसे वह कौन था जो आया था। ठीक है, तो इसका संबंध का पता किससे चल रहा है? संबंध का पता चल रहा है जो से, यानी कि वह का संबंध जो से पता चल रहा है कि वह कौन था जो आया था। तो जो वर्ड हमने किसके लिए यूज किया? जो वर्ड हमने किसके लिए यूज किया? जो वर्ड हमने यूज किया वह के लिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही सो भी होता है। ठीक है, जो सो, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, सॉरी ये से नहीं, ये सो होगा। तो दोस्तों ये थी आज की सर्वनाम की आपकी क्लास। ठीक है दोस्तों, जो सर्वनाम में क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूँ। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मैंने आपको ये सब इसलिए कराया ताकि आपका बेस तैयार रहे। ठीक है, आप अगर भूल भी जाए तो आपको पता हो कि बेस क्या है और बेसिक्स क्या होते हैं सर्वनाम के। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे पूछता है सर्वनाम से। सर्वनाम से पूछ क्वेश्चन, एक तो मैंने आपको बताया था, वो कोई दे देगा, कोई। ठीक है, वो एक ऑप्शन में कोई दे देगा और पूछ लेगा निम्न में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, या फिर वो ये भी दे देगा निम्न में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो आपको इसको प्रश्नवाचक नहीं बनाना है, इसको आपको क्या बनाना है, इसको आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम बनाना है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है? दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आप बताइएगा कि 6 भेद होते हैं। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि मूल सर्वनाम कितने होते हैं। तो आपको मैंने बताया था मूल सर्वनाम की संख्या कितनी है, 11 होती है। और चौथा क्वेश्चन आपका ये बनेगा, वो आपको एक वाक्य दे देगा और वाक्य में पूछ लेगा निम्न में से कौन सा उत्तम पुरुष है, कौन सा मध्यम पुरुष है, या फिर कौन सा अन्य पुरुष है। ठीक है दोस्तों, ये 4 टाइप के क्वेश्चन आपके सर्वनाम से बनते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये पढ़ाया इसलिए ताकि आपका बेस तैयार हो। चारों क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए, तो सर्वनाम को आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बिल्कुल भी बचना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।